तस्लीर सामने सलामी देंगे, सलामी दे। हेलो थोड़ा आप पीछे आएगा तो मिलेगा ना यार थोड़ा ओके सामने सलामी देंगे, सलामी दे। जी जी अमीन भाई अरे बताओ, अरे काय के यार होते मोबाइल में लेके दे दे रहा हूँ करना तो मरने
हिल भी नहीं रहा, हिल भी नहीं रहा। मोबाइल हेलो आजा नीचे आजा भाई। सबको यहाँ खड़े हैं वो है ना, अलग से मोबाइल लेके गए हैं। ये 2018 में पहुँच जाएगा ऊपर करने की कोशिश। सर थोड़ा ऊपर रिमोट सर। हाँ थैंक यू। तो हाथ दर्द करने लगा। तालिया। फास्ट फॉरवर्ड कर दो। सर्किल है वो। प्लीज प्लीज बोल के तो लगा दो। जमाइला क्या है? पूरा पहुंच जाएगा ना, क्या मस्त दिखेगा। माय गॉड मेरी कसम। ठीक।
सब लोग जनगणमन गाएंगे और झंडे को सल्यूट करेंगे। शुरू करो। नहीं, ये कैंची नहीं है। कैंची कहाँ है? कार्ड मांगी ना खोलने के लिए। जल्दी लो। तालियां मारो यार। क्या है? थैंक यू। चलो चलो थैंक यू। हो गया। थैंक यू सो मच। मोबाइल मोबाइल नीचे कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जरा मिनिस्टर साहब से कि वो फॉर्म का भी इजरा करें। वो दादा ये बंद कर दो ना। ये प्रोजेक्टर बंद कर दो ना भाई। प्रोजेक्टर बंद कर दो। अरे बसा ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिजिकल फॉर्म्स को भी शाया करें। आज 2019 की गाइडलाइन बुक 3 लैंग्वेजेस में शाया हो रही है। स्टिल मोबाइल ले यार। मोबाइल नीचे लो। अरे मोबाइल लो ना यार। और ऊपर ले लो मोबाइल। मिनिस्टर साहब
Ibrahim Bhaijan, I request you, former chairman of the Maharashtra State Hajj Committee, to welcome the Honorable Minister of State. I request our Deputy CEO to welcome our Honorable Joint Secretary of the Hajj to welcome him. Welcome to all dignitaries, welcome to members. One final, just to welcome Bakshi Sahab in the hands of Honorable Minister Sahab. इरफान साहब, सोनू बाबू, डॉक्टर मुनीर साहब, हमारे नायब कुरैशी साहब और हमारे सभी आए हुए मेहमान का इस्तेकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि 2018 का हज बहुत ही अच्छा। हमारे सीओ साहब जो है बड़ी हज हाउस में आने के बाद में बड़ी मेहनत की हज कमेटी और इंडिया की बिल्डिंग में खूब डेवलपमेंट। ये मेरी मांग है और सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हज कमेटी इंडिया में सारे ही हमारे मेंबर क्या क्या अच्छा हो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। कोई हमसे गलती भी हो गई तो आप हमको माफ कीजिए, सुधारने की बात हो तो आप हमको बताइए। बस इसी के साथ में मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो स्टाफ है हज कमेटी ऑफ इंडिया के, जिसमें मैं समझता हूँ कि नाम लेने में मैं लूँगा अपने हसन परकाश साहब का, अपने सीओ साहब का नाम लूँगा। अभी हम लोगों ने एक तस्वीर रखी सारे हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबरों ने कि एक प्लॉट लिया जाए और एक हज कैपिटल बनाया जाए इधर न्यू मुंबई में, और जो स्टाफ के लोग उनके लिए एक प्लॉट खरीदा जाए तो उनके लिए एक बिल्डिंग खड़ी की जाएगी ताकि उनका खुद का एक फ्लैट हो जाए तो अपनी पगार में से ये पैसा भरेंगे पूरी तरीके भरेंगे ना भाई पूरी तरीके पगार में पूरी तरीके से पैसा कटाएंगे जो भी फंड होगा। तो मेरी इतनी गुजारिश है हज कमेटी ने प्रस्ताव भेजा है प्रॉपर्टी खरीदने का, हमारे सीओ साहब के पास है, आपके पास आएंगे तो हमारे जाने साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रोवाइड करें ताकि हज कमेटी और ज़्यादा से ज़्यादा करे हो। बस सीधा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हमारे बहुत ही मोहतरम और जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से पहले हज और वक्फ के कैबिनेट के हमारे वजीर जो खुद भी 2-3 बार हज कमेटी ऑफ इंडिया के बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं, इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो बारीकियाँ हैं कहाँ प्रॉब्लम होती हैं उन सब के बारे में बहुत ही बखूबी सीईओ डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब और यहाँ पर मौजूद सभी हमारे बहुत ही ऑनरेबल फार्म का आज लॉन्चिंग की है। ये पिछले साल से 1 महीने पहले ही ये उन्होंने शुरुआत की है। उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हमारे मुजाहिद किराम को जल्दी से जल्दी जो सहूलियात हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में जो होती हैं वो जल्दी से जल्दी हो। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने फार्म हमारे वजीर जनाब आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब मिनिस्टर और उनके साथ हमारे जैसा कि बताया पूरे भारत में सबसे ऊंचा और बड़ा है तो आज साहब हमारे मंत्री साहब ने इसका उद्घाटन किया है और मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ मंत्री साहब का ध्यान में थोड़ा सा बनाना चाहूँगा। जैसा कि अभी हमारा पिछले साल का हज हुआ है तो उसमें कुछ डॉलर होने की वजह से हमारा एक फेयर जो कि उनसे जो हमारा स्टूडेंट टेंडर हुआ था उसके और डॉलर में काफ़ी डिफरेंस आने से हमारे पैसा उसमें काफ़ी हाजियों पर अभी निकला है। और अभी जैसा कि हमारे पीछे मीटिंग में भी बात आई तो हम हाजियों से पैसा नहीं ले सकते कि वो हज करके जा चुके हैं, इसके लिए ना तो हमारे भाई बहनों अल्हम्दुलिल्लाह आज नकवी साहब ने
मुझे डेलीगेशन भेजा था। डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश तो मैं गया था और मैंने वहाँ पर जाके देखा जो हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैंने एक एक डिटेल हमारे माननीय नकवी साहब से दिया गया हूँ। मैं गोवा हज कमेटी की तरफ से, गोवा के तरफ से और पूरे ऑल इंडिया हज कमेटी की तरफ से मैं हमारे जनाब नकवी साहब से शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वहाँ पर भेजा और मैं वहाँ पर कुछ सीखा और मैं जो मैंने डिटेल आगे नकवी साहब से दिया गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सभी हज कमेटी के सभी मेंबर्स, हमारे इमरान भाई, बाकी देश भर से आए हुए हज कमेटी के सभी मेंबर्स, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि आज मुंबई में हज हाउस के टेरेस पर देश का तिरंगा माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब के हाथों से लहराया गया है और हज कमेटी की ओर से यहाँ पर हज के लिए जाने वाले का जो फॉर्म है उसका भी विमोचन यहाँ पर किया गया है। पिछले साल जैसे इब्राहिम भाई जी ने बताया कि मुंबई से करीबन 15,000 हज के लिए हमारे सभी भाई और बहनें गई थी। मैं चाहूँगा कि इससे भी ज़्यादा तादाद में इस साल महाराष्ट्र से, मुंबई से, फिर औरंगाबाद हो, नागपुर हो, पूना हो, यहाँ से जो भी हज के लिए जाने की अपने दिल में तमन्ना रखता है, ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए हम हज कमेटी की ओर से सहायता जरूर करेंगे। और जो बात यहाँ पे बात करते हुए इब्राहिम भाई साहब ने रखी है, मैं महाराष्ट्र के ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि जो जीएसटी लगाई गई है उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से पिछले 4 साल नकवी साहब देश के अल्पसंख्यक के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये मसला जो है वो भी वो हल करेंगे। और जैसे आप सब जानते हैं कि हज के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से सपोर्ट जो मिलता था और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने के बाद वो बंद होने पर नकवी साहब ने, माननीय मोदी साहब ने कहा था कि जो भी उसमें से राशि बचेगी, जो पैसे बचेंगे वो हम किसी और कामों में खर्चा नहीं करेंगे। ये सारे पैसे हम देश के माइनॉरिटी के बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से नकवी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र से जाने वाले हाजी जितने हैं उसके हिसाब से जो राशि हमको मिलने वाली है वो भी हम महाराष्ट्र के माइनॉरिटी विकास के लिए ही खर्चा करेंगे। ये मैं आप सबके सामने उनको आश्वस्त करता हूँ। और फिर एक बार मैं उनका महाराष्ट्र में स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए आपसे रजा चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जैसा कि बताया गया 1 महीना पहले हुआ है। हज का काम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में 2 साल पहले आया था और 2 साल में माशाल्लाह से बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम हज को
महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्टर मिस्टर कामले, हज कमेटी ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन जनरल साहब, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब जावेद आलम साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO खासा, हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑनरेबल मेंबर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद भाइयों और पत्रकार भी। मुझे इस बात की खुशी है कि हज 2019 का ऐलान आज हमने, जो बताया जाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी बिल्डिंग पे सबसे ऊंचे नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को फहराने के साथ, और हिंदुस्तान के किसी भी बिल्डिंग के सबसे ऊंचे झंडे के फहराने के साथ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके हज पर जाने के लिए आज हज 2019 की का ऐलान किया है। और ये हज 2019 100% डिजिटल भी होगा और साथ ही साथ सब्सिडी फ्री भी होगा, कोई सब्सिडी नहीं होगा। पिछली बार भी बिना सब्सिडी का हुआ, लेकिन इस बार भी 100% बिना सब्सिडी के है। इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि सब्सिडी के नाम पे हम लोगों ने बहुत लोगों ने कोसा है, बहुत लोगों ने शिकायतें की। जब मैं आया तो मैंने कहा कि सब्सिडी हमें पूरा चेक करना है। मैंने जावेद आलम साहब से कहा पूरा इसकी स्टडी करिए। जावेद आलम साहब ने पूरी स्टडी की, साहब ने कहा कि ऐसा है कि सब्सिडी में सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का तो नुकसान नहीं है और फायदा नहीं है और लोगों का फायदा जरूर है। तो इसलिए जो है इसका खत्म करना ही जो है हिंदुस्तान के हज के हाजियों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी अच्छा होगा। और हम लोगों ने खत्म किया। खत्म होने के बाद जब हम लोगों ने देखा तो कई जगहों पर तो जो सब्सिडी के साथ जो किराया था उससे भी कम हो गया, कई जगहों पे उसके बराबर रहा और कई बढ़ा भी, तो कई 400, 500, 1000। इस बार 20 एम्बार्केशन पॉइंट, 21 एम्बार्केशन पॉइंट से हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हज के लिए जा सकेंगे। एक एम्बार्केशन पॉइंट नया जोड़ा गया है केरला का कालीकट। बहुत दिनों से वहाँ से मांग भी थी और साथ ही साथ वहाँ पर जो है पहले वो एम्बार्केशन पॉइंट था जिससे हाजी जाया करते थे, लेकिन वो वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ के एयरपोर्ट की जो है वो मरम्मत वगैरह जो हो रही थी उसकी वजह से उस वक्त उसको बंद किया गया था। उसके अलावा जो हमने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पहली बार है। पिछली बार हम लोगों ने ऑप्शन दिया था, पहले ये था कि तय हो जाता था कि जो मुंबई से जाने वाला है मुंबई के अलावा कहीं से नहीं जा सकता, जो श्रीनगर से जाने वाला वो श्रीनगर के अलावा कहीं से नहीं जा सकता। इस बार भी हमने ऑप्शन रखा है कि जम्मू कश्मीर का जो भी हाजी है वो दिल्ली से भी जा सकता है और श्रीनगर से भी जा सकता है। उसका पिछली बार का हमने किराया ले लिया है कि भाई दिल्ली से जाने में 75,000 लगेगा और श्रीनगर से जाने में लगभग 1,10,000 लगेगा। उसी तरह से आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लोग कलकत्ता से भी जा सकते हैं, गुवाहाटी से भी जा सकते हैं। झारखंड के लोग जो है कोलकाता से भी जा सकते हैं और खुद रांची से भी जा सकते हैं। उसका किराया भी आप में लिख दिया गया है कि अगर आप कोलकाता से जाएंगे तो 95,000 लगेगा और जो पिछली बार था, और अगर आप रांची से जाएंगे तो 1,12,13,000 रुपये लगेगा। उसी तरह से मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो है उनको उसमें जोड़ा गया है। वो मुंबई से भी जा सकते हैं और भोपाल से भी जा सकते हैं। उसमें भी लिख दिया गया कि मुंबई से जाएंगे तो आपको 64,000 लगेगा और भोपाल से जाएंगे तो लगभग 1 लाख के रेंज होगा। उसी तरह से मैंगलोर का जो है वो बेंगलोर से भी जा सकते हैं, मैंगलोर से भी जा सकते हैं। मुंबई के लोग जो है वो जो गोवा के लोग हैं मुंबई से भी जा सकते हैं, गोवा से भी जा सकते हैं। हैदराबाद और औरंगाबाद ऑप्शन है, लखनऊ, वाराणसी ऑप्शन है। इस तरह के ऑप्शन पहली बार किया गया और इसका बहुत ही पॉजिटिव
रिस्पॉन्स आया। हालांकि जब लोगों को लग रहा था सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो बहुत किराया बढ़ जाएगा, और इसलिए जो है वो कई मार्केशन पॉइंट है, उन मार्केशन पॉइंट के लोगों ने जो है वो जहाँ पे कम किराया था वहाँ भर दिया। बाद में उन्होंने कहा था हमारे यहाँ किराया बढ़ेगा, हमको वापस कर दीजिए। तो क्योंकि एयरलाइंस के साथ ये सारा एक एग्रीमेंट होता है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। इस बात का ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन के हिसाब से जो लोग भी भरेंगे यहाँ पर, वहाँ पर हज कमेटी उसको देखेगी। पीटीओ के बारे में अभी जाने आनंद साहब ने कहा, पीटीओ के लिए भी हम लोगों ने बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम शुरू किया है। पहली बार है कि पीटीओ का पोर्टल लॉन्च किया गया, और उस पोर्टल के जरिए पीटीओ जो भी पीटीओ है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, उनको अपने प्राइवेट टूर ऑपरेटर को अपने हज या का पैकेज जो है उसमें पोर्टल में डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर बम्बई का है, एक कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है वो दिल्ली के है या और तमाम लोगों के हैं, तो उनको लिखना पड़ेगा कि अगर वो हज पर ले जाएंगे तो वो 1 लाख रुपया लेंगे, 20,000 रुपया लेंगे, 40,000 रुपया लेंगे, 2 लाख रुपया लेंगे, और लेंगे तो वो क्या क्या देंगे पहले पता नहीं रहता था। और इसका नतीजा हुआ कि पिछली बार प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की इतनी शिकायतें आती थी, मैं जहाँ जाता था हज कमेटी वाले भी, ये भी वो भी, सब कहते था प्राइवेट टूर ऑपरेटर लूट रहे हैं। पिछली बार क्यों कोई आई शिकायत था? 1-2 शिकायत, और एक जो शिकायत आई वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई। उसी तरह से और भी तमाम तरह की चीजें हैं जिसको क्या जीएसटी की बात की गई। एक जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट के लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। जीएसटी काउंसिल तय करती है, उसको हमने लिख के दिया है कि जो 3% जीएसटी बढ़ाई गई है, अब 3% मैं कहूँगा तो आप लोग चौंक रहेंगे। 15% टैक्स तो आपको देने ही देना है जो हज है, उससे पहले भी 15% देते थे, 3% और बढ़ा है, 18% लोग कहते हैं, यानी 15% जो है वो तो कुछ और टैक्स है, फिर क्या क्या है पता नहीं, जितने भी टैक्सेस हैं वो है, सर्विस ये वो सब होते हैं। 3% उसमें बढ़ा हुआ है, यानी 15 + 3। तो अगर जीएसटी काउंसिल कम भी करेगी तो 3% करेगी, हम लोगों ने कहा हुआ है करने के लिए। उसके अलावा सऊदी अरब ने जो नया टैक्स लगा दिया उसकी हमारी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हम नहीं कह सकते किसी सरकार से। पहली बार है कि सऊदी अरब की सरकार ने भी कई टैक्सेस लगाए हैं, कई चीज़ों पर टैक्स लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रही कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान हज करने जा रहा है उसके ऊपर कोई भी नाजायज बोझ न पड़े। और इस बार जो है वो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे हज जाने के लिए। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा 1,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान इस बार हज करने गया है, कभी इतने नहीं गए, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगले साल और जाए 2 लाख हो जाए। तो हमारी पूरी ये कोशिश है और उसको हम जो है वो पूरी तरह से आगे करेंगे। हमें खुशी इस बात की है कि आज हम लोगों ने जो है वो ग्रीन के लिए जो है वो क्यों इतना मारामारी चलती है, तो शुरू से बचपने से हम भी सुनते आ रहे थे ग्रीन मतलब कि हम सोचते थे कि हर गरीब के अंदर ही बैठ करके रहना है, वो भी 2 किलोमीटर पे है और वहां पर कोई कुकिंग नहीं कर सकते आप, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अजीजिया वगैरह में आपके लिए ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से जाएंगे वहां पर आप अपने कमरे में बैठ करके खाना वाला सब बना सकते हैं। इसलिए हमने वो ग्रीन का चक्कर इस बार खत्म किया है। हमने लिखा हुआ है NCNT, नो कुकिंग एंड नो ट्रांसपोर्ट जोन। एक होगा अजीजिया और एक होगा NCNT। तो ये जो जोन होंगे ये 2 होंगे। अब आप उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से आपको पैदल 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक जाना होगा और वहाँ पर कोई आप कुछ खाना नहीं बना सकते, अपने किसी तरह का जो है वो गैस नहीं रख सकते, वो उनकी गवर्नमेंट का
ये सिस्टम है, हमारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी लोगों को, जो आसानी से लोग जो है समझ पाएंगे कि हमें कैसे कहाँ रहना है, हमें किस तरह से कौन सी सहूलियत मिलेगी और किस तरह से चीज़ें होंगी। और इसमें भी बहुत सी चीज़ें हमने जो है वो ये जो फार्म आज किया है तो फार्म में बहुत सी चीज़ें क्लियर की गई है। उसके अलावा मैं जो हमारे फ्लैग फाउंडेशन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो बहुत हज कमेटी का बहुत ही सहयोग किया। और जब हम प्राउडली पूरी दुनिया में कहेंगे, हिंदुस्तान में कहेंगे कि हिंदुस्तान की किसी बिल्डिंग पर तिरंगा अगर सबसे ऊंचा फहरा रहा है तो वो मेरे मुंबई का हज हाउस है। 20 बाई 30 फुट का कि ये बड़ा है, मतलब का झंडा है ये, जिसे 30 मीटर हाई मास्ट क्या कहते हैं इस सारे मुंबई हज हाउस के उसमें लगाया गया है। ये 350 की ऊंचाई पे लहराएगा। और इसके अलावा जो है वो जो जिसे कहते हैं सी लेवल, समुद्र तल से 116 मीटर है। तो ये इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे खुशी है कि इस 2 तारीखी मौके के आप सब गवाह हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट वो है महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती है उसका हिंदुस्तान में एक अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री ने मुशायरे के ज़रिए कौमी यकजहती, एकता, भाईचारा, नेशनल जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उन तमाम को पर बेस करके और मुशायरे का अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम रखा है। 26 अक्टूबर को रंग शारदा बांद्रा में मुशायरे का 4 बजे शाम से, मुशायरे से रात में होते हैं लेकिन हम दिन में कर रहे हैं, तो 4 बजे शाम से जो है वो मुशायरा होगा। उसमें बहुत जाने माने मुल्क के तमाम मशहूर व मारूफ शुरा इकराम होंगे, वसीम बरेलवी साहब होंगे, हफीज़ शोख साहब होंगे, तमाम बहुत लंबी लिस्ट है। और आप सभी लोग उसमें आपको हम इनवाइट करते हैं। हज हाउस से ही आपको मुशायरे के लिए इन्विटेशन मिल जाएगा और आप लोग हज हाउस से ले सकते हैं। और आप लोग 26 अक्टूबर को शाम को 4 बजे मुशायरे में शामिल हो और जो हमारे पूरी हिंदुस्तान से जाने माने शुरा इकराम आ रहे हैं उनके कलाम भी सुने और उनकी हौसला अफजाई भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। 18 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना और 17 नवंबर तक लास्ट डेट है। पीछे बस, ठीक है। सर रुको भाई, कौन है? नहीं कौन है? फ्रेंड्स, आज हज 2019 का ऐलान किया गया है और ये ऐलान लगभग पिछले साल से 1 महीने पहले किया गया है। और ये एक ऐतिहासिक इसलिए भी है कि हज 2019 जहां 100% सब्सिडी फ्री होगा, वहीं साथ ही आज हज हाउस मुंबई में हिंदुस्तान के किसी भी बिल्डिंग पर
जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सबसे कहा जाने वाला सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज आज जो है उसको फहराया गया, और जो कि मुंबई में और न केवल मुंबई में बल्कि इर्द गिर्द अपने भारत की आन बान शान को मजबूत करता रहेगा। हमें खुशी है कि पिछली बार 1,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर करने गए, जो बहुत सफल हज यात्रा रही, बहुत ही सुलभता के साथ हज यात्रा संपन्न हुई। और इसीलिए हमारी कोशिश रही कि पूरे हज के प्रोसेस को डिले ना करने के बजाय उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और इसीलिए इस बार भी हज की जो घोषणा है वो पहले की गई है, और जो 18 अक्टूबर से हज के फार्म्स के भरने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू होगा, जो 17 नवंबर तक चलेगा। उसके अलावा जो है वो हज ऐप भी हमारा है, जो जिसके ज़रिए भी लोग अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। और एक तरह से हमने कोशिश की है कि हज की पूरे प्रोसेस को 100% डिजिटल किया जाए। उसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी है कि हज सफल हो, सुलभ हो और अच्छी तरह से हो। इसलिए लगभग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार जो है वो हज यात्रा होगी पूरे देश भर के। उसमें एक नया एम्बार्केशन पॉइंट कोलिकट केरला का है, वो जोड़ा गया है। उसके अलावा जो पिछली बार हमने ऑप्शन दिया था कि अगर श्रीनगर का व्यक्ति मान लीजिए चाहता है दिल्ली से जाना तो वो दिल्ली से जा सकता है, रांची का व्यक्ति अगर चाहेगा कि उसे कलकत्ता से जाना है तो वो कलकत्ता से जा सकता है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे ऑप्शन दिए गए हैं, और हमारी कोशिश है कि हज पूरी यात्रा जो 2019 है वो अच्छी तरह से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मुसलमान हज यात्रा कर सकें। सर, आज सबरीमाला में जहाँ पे देखा जाए आज सारी महिलाओं के लिए जो है गेट शुरू कर दिया गया है, पर वहीं पर साथ ही साथ ऐसा देखा जा रहा है, अभी की सिचुएशन देखा जाए तो कहीं ऐसे जो महिला है वुमेन जर्नलिस्ट है और स्पेशली रिपब्लिक के खुद ऐसे रिपोर्ट पत्रकार रहे, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं और वो काफ़ी बुरी तरीके से अटैक किया जा रहा है। देखिए, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड आई डोंट वांट टू कमेंट हरीली। और सर, लास्ट ईयर आपने 2019 का आज जो है वो जहाज जो है तो क्रूज के जरिए जाएंगे। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि जो हज यात्रा है वो हज यात्रा पानी के जहाज़ से भी हो, और इसके लिए हमने जो है वो ग्लोबल टेंडर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। उसमें कुछ कंपनियों ने टेंडर में पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स और जो टीम है उसने उसको महसूस किया कि और ऑप्शन आने चाहिए, और इसके लिए फिर से दोबारा ग्लोबल टेंडर अभी किया गया है, जो न केवल देश में बल्कि हिंदुस्तान में, मिडिल ईस्ट में, सिंगापुर में और दिल्ली वगैरह में तमाम जगहों पर एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है। और हमारी कोशिश है कि हम तो चाहते थे कि 2019 से ही हो, लेकिन अगर 2019 में सऊदी अरब सरकार की कंसर्न और भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस, लेकिन हम उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं और शिपिंग कंपनीज के साथ उस पर बातचीत चल रही है। सर एंटीलिया को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने फाइल किया है, जो वक्फ की लैंड है एंटीलिया, आप वक्फ मिनिस्टर हैं, आपकी तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई? स्टेट गवर्नमेंट ने फाइल कर चुका है कि वो वक्फ की लैंड है और महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट भी किया है। स्टेट गवर्नमेंट कर रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने, हाँ स्टेट गवर्नमेंट। वन क्वेश्चन सर, जो एमजे अकबर जी के ऊपर आरोप लगे हैं कि 11 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया, आप लोगों का क्या स्टैंड है? व्हाई गवर्नमेंट इज साइलेंस ऑन दिस इशू? जर्नलिस्ट और कुछ है सर, मध्य प्रदेश में कोटा बढ़ाने की आपके लंबे समय से मांग की जा रही है सर, कोटा इतना नहीं बढ़ पाता, इतने लोग वहाँ क्या नहीं, पिछली बार भी मध्य प्रदेश से भी और बहुत सी जगहों से जो है वो कोटे जितने भी दिए गए थे पूरे नहीं हुए, मतलब लोग पूरे उतने नहीं जा पाए। हमारी कोशिश होगी कि जिन स्टेट से जो कोटे हमें बढ़ेगा अगर हमारा, तो उसके हिसाब से उसको हज कमेटी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मेरा सवाल ये है कि जो रुपये की कीमत घटी है और इसका बोझ हाजियों में पड़ा है,
तो क्या वो पैसे हाजियों से लिए जाएंगे, हज कमेटी बढ़ेगी? हज कमेटी से एक बार इस बारे में बात करें। सर मेरा सवाल था पिछले साल की निस्बत ये साल का है सस्ता होगा या महंगा? 2019 का जो है वो सस्ता होगा या महंगा? अभी हमारी कोशिश है कि हज जो है वो जो 2018 से महंगा ना हो, लेकिन वहाँ पर डिपेंड करता है कि जो सऊदी सरकार के जो अपने रूल्स हैं, टैक्सेस हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि महंगा ना हो। SMS आ रहे क्या और पैसे बताएं, उसके बारे में जवाब दिया मैंने। और कोई silence among your government regarding this MJ Akbar? He already given his statement. Where is silence? सर महिलाओं की बात कर रहे हैं, मीटू मूवमेंट चल रहा है। देखो हमारे मिनिस्ट्री में पूछ रहे हो तो हमने तो विदाउट महरम महिलाओं को हज में भेजने का पिछली बार निर्णय किया था और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। इस बार भी बिना महरम के महिलाएं हज में जा सकती हैं। पाटिल